डियर स्टूडेंट, BSCB ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं विकास सर आप लोगों का स्वागत करता हूं BSCB ऑनलाइन क्लास में। आज आप लोगों के लिए हिंदी का चैप्टर नंबर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा लेकर आया है। इसमें आप लोगों को श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा जो है वह फुल्ली प्रोसेस आप लोग जानेंगे कि किस प्रकार से इस चैप्टर को सॉल्व करना है और कैसे आप लोग जो है इस चैप्टर से अगर कोई भी प्रश्न पूछता है तो वह किसे आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो आप लोग जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लेखक के बारे में जान लेते हैं। इसका जो लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो है वह श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो लिखा हुआ है वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनका जन्म जो है वह इनका जन्म जो है दिया हुआ है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में ये आप लोगों को याद होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में है जो है पाठ और लेखक का नाम तो पूछता ही है, साथ ही अभी जो ऑब्जेक्टिव रहता है उसमें लेखक का जन्म और मृत्यु भी पूछा जाता है। तो इसलिए ये भी बायोडाटा आप लोगों को याद होना चाहिए, जिससे कि आप लोग आसानी से एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो अभी आप लोग देख रहे हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो कि लिखा हुआ है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा हुआ है। उनका जन्म हुआ है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश के महू में एक दलित परिवार में इनका जन्म हुआ है, जिसे यानी भीमराव अंबेडकर जो है यह क्या है, एक दलित परिवार में इनका जन्म हुआ है और मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। और इनका जो मृत्यु हुआ है, मृत्यु इनका हुआ है 6 सितंबर 1956 ईस्वी में। अगर आप लोगों से मृत्यु पूछा जाता है तो इनका मृत्यु जो हुआ है वह कब हुआ है, 6 दिसंबर 1956। इससे पहले शायद सितंबर बोलते थे, दिसंबर, यानी 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का मृत्यु हुआ है। अगर आप लोग को इतना याद रहता है तो आप लोग आसानी से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो है वो आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है ऑब्जेक्टिव में लेखक के बारे में पूछा जाता है। तो ये आप लोग को भली भांति याद होना चाहिए। अब जान लेते हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा। उससे पहले थोड़ा सा भीमराव अंबेडकर के बारे में बतला दें। भीमराव अंबेडकर जो है वह संविधान सभा के प्रारूप संविधान सभा के अध्यक्ष थे, यानी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो संविधान लिखा हुआ है वह भीमराव अंबेडकर के पास ही जाता है। श्रेय जो है वह भीमराव अंबेडकर को ही जाता है। और प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो है वह बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ही थे, जो कि ये इस प्रकार से इनका पिक्चर ये रहा भीमराव अंबेडकर का। तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए। इनका जन्म जो है वह कहाँ पर हुआ है, मध्य प्रदेश में 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। और मृत्यु जो है वह हुआ है 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में। ये आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए अब इसकी पाठ के थोड़ा सा विवेचना कर लेते हैं, उसके बाद जो है आप लोग को इसका पूरा क्वेश्चन आंसर जो है वह सॉल्व करा देंगे। अगर आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो इस चैप्टर से आप लोग आसानी से जितने भी नंबर पूछे जाएंगे एग्जाम में उसे आप लोग डील कर देंगे। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो पाठ का लेखक है वह आप लोग को याद हो गया होगा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, जिनका जन्म मध्य प्रदेश में 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ है। और इनका मृत्यु जो वह 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में हुआ है। अब श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो पाठ है इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो श्रम विभाजन, आप लोग को नाम ही से पता चल रहा है कि श्रम, श्रम मतलब मेहनत, और विभाजन, विभाजन मतलब अलग करना, और जाति प्रथा यानी कि जाति प्रथा, जाति को लेकर और जाति को लेकर इसमें जिक्र किया गया है इस चैप्टर में। तो आप लोग जानते हैं कि पहले जो लोग थे वह किस पर, उनके कार्यों पर, यानी कि श्रम, उसके कार्य जो थे उसके आधार पर उनका जाति का अलग अलग डिवाइड कर दिया गया था। इसकी विडंबना, यानी कि उसके सोच जो वह विडंबना की बात कर रहे हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। उनका कहना है कि अगर जो व्यक्ति, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति लकड़ी काट रहा है तो उसे लोहार कहा जाता है,
अगर कोई व्यक्ति मछली मार रहा है तो उसे मछुआरे कहा जाता है। तो इस प्रकार से उनका जो है यानी कि उनके कार्य पर जो है वह उनकी जाति का भी डिवाइड कर दिया, और साथ साथ जो है वह क्या क्या और छुआछूत की भी बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई थी। इसी को लेकर श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है वह बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा हुआ है। तो इस चैप्टर में आप लोग अगर हिंदी का बुक पढ़े होंगे तो आसानी से जानते होंगे कि पूरा विडंबना ये इसी पर है कि वह जाति और प्रथा को जाति और श्रम को किस प्रकार से दूर किया जा सके। तो इसमें विडंबना की बात यह किया गया है, विडंबना की बात है कि अगर इनके पोषक के आधारों पर इनका समर्थन करते हैं, समर्थों के आधार पर यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशल के श्रम विभाजन की आवश्यक मानता था, यानी कि उनके कार्य का जो था वह उन्हें आवश्यक माना जाता था। परंतु पहली बात तो यह आपत्तिजनक है कि जातीय प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है, यानी कि जो जाति था उनके आधार पर यह श्रमिक का भी जो रूप लिया हुआ है। तो उनके आगे दिया हुआ है, निश्चय ही सभ्य समाज की विभाजनों नहीं करती है। भारत की जाति प्रथा की एक विशेषता यह है कि यह श्रमिकों की अस्वाभाविक विभाजन भी नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच की भी करार देता है। यानी कि जाति जो है वह ऊंचा नीचा भी दिखाता है। जैसे कि खुद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो है उसे इस पाठ के अनुसार से क्या एक दलित परिवार में उनका जन्म हुआ है, तो यह पहले ही बताया। और जो उच्च जाति के लोग थे जैसे ब्राह्मण, वह इन्हें कोई मान्यता नहीं दिया जाता था। तो इस प्रकार से इस चैप्टर में आप लोग को इसमें समझना है तो किस प्रकार से उसे दूर किया जा सके। तो चलिए अब इसका जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा इनमें जो भी क्वेश्चन है उसे सॉल्व कर लेते हैं। तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले लेखक का परिचय, लेखक का जो जन्म हुआ और उनका परिचय पहले ही आप लोगों को दे चुके हैं। तो चलिए इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है उसे सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें 10th की अच्छी तैयारी के लिए। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोग अभी तक साइंस का चैप्टर 1 सभी चैप्टर का सॉल्व नहीं देखे तो वह प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा, या नीचे कमेंट कर दो, वहाँ पर आप लोगों को पिन मिल जाएगा। तो चले चैप्टर नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, लेखक किस विडंबना की बात करते, विडंबना का स्वरूप क्या है। तो लेखक जो वह किस विडंबना की बात कर रहे हैं, उनका राइट आंसर जो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है, लेखक के विचार से आधुनिक युग में जातिवाद का होना इसके पोषक की संख्या में कोई कमी नहीं है। इस तरह की प्रथा को बढ़ावा देना विडंबना माना गया है और कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन अनिवार्य है, और जाति प्रथा को इसी व्यवस्था का दूसरा रूप कहा जा सकता है। ऐसा तर्क देकर ही जातिवाद व्यवस्था कायम रखने के प्रयास को सामाजिक उत्थान के लिए विडंबना का स्वरूप कहा जा सकता है, क्योंकि इसका कहने का अर्थ हुआ कि लेखक विडंबना की बात क्यों करते और विडंबना का स्वरूप क्या है। यानी इसका अर्थ हुआ कि जितने भी लोग हैं वह अगर मिलजुल कर रहे तो इसमें कोई भी आपत्तिजनक बातें नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर जो ऊंच नीच जाति के आधार पर जो बांटा गया है इसके अनुसार जो वह काफ़ी दुखमय जीवन जीना पड़ता है नीचे वाले लोगों को, और काफ़ी परेशान होते हैं। इसलिए जो है वह इसको विडंबना माना है, यानी कि यह अच्छी बात नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अनुसार नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देता है। यानी जातिवाद के पोषक जो है उनके पक्ष में तर्क देता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता था, यानी कि उसका रहन सहन और कार्य करने की क्षमता जो है वह अधिक थी, इसलिए उसे बेहतर मानता था। और जाति प्रथा भी इस श्रम विभाजन का दूसरा रूप है, इसलिए इसे कोई बुराई नहीं है। मतलब उनका जो जाति प्रथा उनके कार्य के आधार पर बांटा गया था, इसका भी उसने कोई भी बुराई नहीं माना है। लेकिन उस आधार पर किसी का उच्च और नीच दिखाना यह लेखक के लिए
और सभ्य समाज के लिए विडंबना की बात थी। तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो आंसर लिखना होगा तो आप लोग वीडियो को रोककर आसानी से लिख सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आप लोग के लिए अगर ज़्यादा देर क्वेश्चन पर टाइम देंगे तो वह लंबा सा क्वेश्चन बन जाएगा, इसलिए आप लोग जो है वह क्वेश्चन को आगे बढ़ाते जाते उस अनुसार से आप लोग जो है वीडियो को रोक रोक कर आसानी से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। तो प्रमुख आपत्तियां क्या है ये आप लोगों को बताना। इसका राइट आंसर हो जाएगा, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक ने निम्न आपत्तियां व्यक्त करते हुए कहता है कि जाति प्रथा ने श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप धारण कर लिया है। एक सभ्य समाज में श्रम विभाजन व्यवस्था श्रमिकों के भिन्न भिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता है। तो इस आधार पर भी इसका जो अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। अगर आप लोग वीडियो को रोक कर लिखते हैं तो इसमें जो है वह वीडियो छोटा सा होगा और आप लोग सभी का आंसर जल्दी जल्दी देख सकते हैं। तो वीडियो को रोक कर अगर आप लोग को कॉपी में लिखना होगा तो वीडियो को रोक कर आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी। तो यह प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण यानी जाति जो है वह किस प्रकार से माता पिता का जो भी पेशा होता है यानी कि उनके माता पिता जो भी स्टूडेंट है उसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कारण आप लोग को बतलाना है कि बेरोजगारी। आप लोग जानते हैं कि अभी बेरोजगारी काफ़ी सारा बढ़ा हुआ है, तो उनके क्या कारण है जातिवाद को लेकर, तो वही इस चैप्टर में बतलाया गया है। तो इस 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा, माता पिता का जो भी पेशा होता है वही पेशा बच्चों को भी अपनाना पड़ता है, यानी उनके माता पिता जो कार्य करते हैं वही उसके बच्चे को भी कार्य करना पड़ता है, भले ही पेशे के उपयुक्त होने के कारण उसे भूखा मरना पड़े। यानी कि उनका कार्य कहने का अर्थ हुआ कि अगर उनके माता पिता जो है वह अगर सही से नहीं कार्य कर रहे हैं या उनका कार्य करने की जो भी तरीका उनसे उसे लाभ अर्जित नहीं हो रहा है फिर भी उसे वही कार्य करने को पड़ रहा है, इससे कि क्या होता है कि उसे भूखा भी मरना पड़ जाता है। आज के युग में उद्योग धंधों की प्रक्रिया और तकनीक को तेजी से बदलाव हो रहा है। ऐसी स्थिति में मनुष्य को भी कभी भी अपना पेशा बदलने की ज़रूरत पड़ सकती है, मतलब कि अपना कार्य जो अपनी इच्छा अनुसार वह कर सकता है, अन्यथा उसे भूखा मरना पड़ सकता है। अगर आप लोग पहले की ज़माना की तरह ही अभी भी रहेंगे तो हो सकता है कि आप लोगों को खाने को भी नहीं मिलेगा। मतलब समय के साथ जो वह हर व्यक्ति को बदलना पड़ता है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी को भी अपना पेशा चुनने का बदलने की अनुमति नहीं देती, भले ही वह किसी दूसरे पेशे की परंपरागत हो। इसलिए पेशा परिवर्तन की अनुमति न होने से जाति प्रथा देश में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है। तो इस प्रकार से भी बेरोजगारी जो है वो अनेक प्रकार से बढ़ा हुआ है। तो इसका आप लोग राइट आंसर ये लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों। तो लेखक के अनुसार सबसे बड़ी समस्या क्या है और उसे क्यों सबसे बड़ी समस्या मानता है ये आप लोग को बतलाना था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, लेखक जाति प्रथा को आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या मानते हैं। इनका मुख्य कारण यह है कि इस प्रथा में व्यक्ति स्वयं की रुचि तथा कुशलता को पूर्णतः उपेक्षा की जाती है। इनका कहने का अर्थ हुआ कि अगर किसी भी व्यक्ति का कार्य और अपने रुचि का अनुसार से वह नहीं कर सकता है, इसलिए उसे वह रुचि के कार्य को अपनी अपेक्षा की यानी कि उसे सबसे बड़ी समस्या माना है।
क्योंकि वह अपने इच्छानुसार कार्य नहीं कर सकता है। व्यक्ति स्वेच्छा से कोई भी अपनी अन्य पेशा नहीं अपना सकता है। अरुचि के कारण व्यक्ति की कार्य क्षमता निरंतर घटने लगती है। अगर कोई भी व्यक्ति का जिसमें मन नहीं लगता वह कार्य ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकता है और दुर्भावना से ग्रस्त होकर धीरे धीरे टालू प्रवृत्ति का हो जाता है। और इससे स्पष्ट होता है कि आर्थिक दृष्टि से भी जाति प्रथा हानिकारक है। मतलब वह अपने इच्छानुसार अगर कार्य नहीं करेगा तो वह ज़्यादा दिनों तक वह उस कार्य में नहीं टिक सकता है और वह जो है उसे कार्य से उसे हटना पड़ सकता है। तो इसलिए उसे सबसे बड़ी समस्या लेखक के अनुसार यही है, जाति प्रथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग देख सकते हैं, लेखक के पाठ में कौन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखलाया है। तो इसका राइट आंसर आप लोग इस प्रकार से इसका लिख सकते हैं। तो वीडियो को रोककर आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। अगर यह वीडियो आप लोग को पसंद आया हो, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक भीमराव अंबेडकर स्वच्छता, बंधुत्व और समता पर आधारित समाज के आवश्यक माना है। ऐसे समाज में सभी एक दूसरे की रक्षा व तत्पर रहेंगे। दरअसल लोकतंत्र एक शासन पद्धति नहीं है बल्कि समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोग को अन्य भी चैप्टर का सॉल्व चाहिए, चैप्टर वाइज सॉल्व अगर आप लोग पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आप लोग साइंस का चैप्टर वाइज सॉल्व नहीं देखे तो उसे आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अगर हिस्ट्री, हिंदी, अन्य भी सब्जेक्ट का इस प्रकार से सभी क्वेश्चनों का सॉल्व चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। चैनल को अभी तक अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।